नमस्कार, BS टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे युवा मंत्री जिनके पास शिक्षा, ग्रामोद्योग सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका संचालन कर रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रियता से शामिल होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, गजेंद्र यादव। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दुर्ग संभाग से आप आते हैं। पिछली सरकार में 2018 से 23 तक दुर्ग संभाग बड़ा चर्चित रहा। मुख्यमंत्री से लेके तमाम 5-5, 6-6 मंत्री वहां से हुए। वहां से लड़के जीत के यहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ? वो चूंकि दुर्ग जिला जो है भारतीय जनता पार्टी का मूल जिला है। पार्टी का बहुत शुरू से श्रद्धेय स्वर्गीय गोविंद सारंग जी संगठन मंत्री थे, तब से उन्होंने गढ़ा था दुर्ग में संगठन संरचना। वो बहुत मजबूत है विचारधारा के रूप से, चाहे भाजपा का विचारधारा हो, संघ का विचारधारा हो, चाहे विविध संगठनों की विचारधारा, इनकी जड़ें दुर्ग जिले में बहुत अच्छी व्यापक है। भले कांग्रेस के बड़े नेता रहे होंगे, भले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री 2 रहे हैं, राज्यपाल जैसे पद से शोभित किए कांग्रेस के लोग, लेकिन विचारधारा जिले के अगर हम देखें तो मूलतः भारत पूरे देश के साथ साथ एक बड़ा जो बदलाव आया हिंदुत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण आया, उसमें दुर्ग भी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन जब चला अयोध्या का, तब से दुर्ग में एक जबरदस्त एक लोगों में एक भाव आया धर्म के प्रति, देश के प्रति, एक राष्ट्र जागरण के जो काम चला उसमें दुर्ग बहुत आगे रहा। और उसका आज प्रभाव है कि दुर्ग में हमेशा हम लोग बहुत अच्छे मतों से चुनाव हम जीतते आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद का आप देखेंगे, बाकी लोकसभा की तुलना में दुर्ग में बहुत अच्छी लीडिंग रहती है। विधायकों की भी अगर हम लीडिंग देखेंगे तो बाकी जिलों के विधायकों की तुलना में हमारी काफ़ी अच्छी बेहतर लीडिंग रहती है। तो विचार का प्रभाव दुर्ग में बहुत अच्छा है। वैचारिक जिला हम मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार में आप मंत्री बने, सरकार में सहभागिता आपकी हुई, महत्वपूर्ण विभाग आपके पास आया। अब तक आपने जो देखा, कैसा है आपका विभाग, कैसा काम कर रहा है? देखिए, बहुत ईमानदारी की बात कहूँ तो जो स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारियों की संख्या हमारे विभाग में है। सबसे बड़ा सेटअप हमारे हैं, हर गांव में, हर पंचायत में, हर जगह पे हमारा स्कूल चलते हैं। तो ये जन संसाधन के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये बहुत बड़ा हमारा मानव संसाधन के हिसाब से बहुत बड़ा हमारा विभाग है। जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है शिक्षा होता है। ये शिक्षा विभाग बड़ा है। दूसरा ग्रामोद्योग विभाग है, जिसमें अपन ग्रामीण आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं कि लोकल फॉर लोकल, स्थानीय भाषा जो रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों को नया क्रिएटिवपन लाना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ाना, ये सारे काम जो है हमारे ग्रामोद्योग के पार्ट हैं, जो वर्तमान परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ विधि और विधायी विभाग जो दिखता है हमको नहीं है, लेकिन उसकी व्यापक शक्तियां हैं। चूंकि सारे विभाग को कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और शासन और कोर्ट में मध्यस्थ की भूमिका हमारे विभाग करता है। तो ये सारे जो काम जो हैं वो मेरे पास है तीनों विभाग। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सामान्य आदमी को, सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े जिम्मेदारी दी है और प्रयास करें कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप काम हम अच्छा करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी के हिसाब से काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में अभी मैं उसमें अगर बात करूं तो हम लोग अभी प्रयास ही कर रहे हैं। जो बीच में जो 7 साल जो रहे, 7 साल के 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस सरकार में जो बहुत से ऐसे काम हुए जो शिक्षा विभाग को अनबैलेंस कर दिया। जैसे अभी तो हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, सरकार बैन करती है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी भी ट्रांसफर हो जाते थे। उससे जो अनुपातिक हम देखें
सरकारी जो शहरों में सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों की संख्या कम रहती है, उसकी तुलना में शिक्षकों की संख्या ज्यादा रहती है। जस्ट इसके उलट जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों की संख्या अच्छी है लेकिन उनकी तुलना में टीचरों की संख्या कम थी। हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा जो कदम, ऐतिहासिक निर्णय बोला जाए तो उन्होंने युक्तिकरण किया। भले लोग उसमें बोलने वाले कुछ भी बात करें, वास्तविकता ये है कि युक्तिकरण करने से आज कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। सारे जगह कहीं ना कहीं शिक्षक है। बड़ा माहौल बनाने की कोशिश किया गया युक्तिकरण पे, विपक्ष खूब हमलावर रहा सड़क से लेकर सदन तक में कि ऐसा आप लोग व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर देंगे, लेकिन अब क्या परिणाम है, अब क्या उसका असर देखने को मिलेगा? हमारे 49,000 स्कूल हैं और उसी तुलना में हमारे पास 1,76,000 टीचर हैं। भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड पैमाना है उस पैमाने में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब मैं कहूं कि बीच में कई ऐसे स्कूल थे, जैसे आज मैं महासमुंद गया, महासमुंद युक्तिकरण के पहले कई ब्लॉक में बहुत दर्जनों स्कूल ऐसे थे जहाँ शिक्षक विहीन थे। आज लगभग ऐसा कोई स्कूल नहीं मिलेगा आपको जहाँ शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक ही स्कूल हो। एक आध अपवाद हो सकता है, लेकिन इससे बहुत हद तक हम बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी बात कि पढ़ाई का जो स्तर है, जब पर्याप्त शिक्षक रहेंगे तो ऑटोमेटिक पढ़ाई में अब हम पहला काम सरकार ने युक्तिकरण करके अनबैलेंस को बैलेंस किया। अब हमारा काम ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। उसके लिए हम लोग सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करेंगे। युक्तिकरण के बाद बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है साहब, स्कूलों को लेकर जो चर्चाएं होती है कि आप भविष्य गढ़ने वाले विभाग का नेतृत्व करते हैं, जो बच्चे जो एजुकेशन लेके शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं, भविष्य होते हैं। हमेशा उस पर सवाल उठता है कि साहब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। विपक्ष कहती है कि गड़बड़ियां रुक नहीं रही है, गड़बड़ियां और बढ़ गई है। क्यों ऐसा? देखिए, बोलने वाले तो हर चीज में टिप्पणी करेंगे। हम लोग भी सरकारी स्कूल पढ़े हैं। हम तो बेंच कब देखे जब 9th क्लास में पहुंचे, तब जमीन बैठते थे, बाद में टाट पट्टी मिला, फिर पाटा मिला, फिर हमको डेस्क वो बेंच मिला। बेंच के बाद जब हम 9th क्लास में गए तब डेस्क बेंच दोनों मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जमीन पढ़ते थे उस समय विद्वान नहीं निकलते थे या उस समय प्रतिभाओं की कमी थी। बल्कि मैं अगर कहूं, जब अभाव था उस समय ज्यादा प्रतिभाएं निकलती थी। अभाव से तो लोगों के अंदर की जो योग्यताएं हैं, निपुणताएं हैं, वो और बाहर निकलती हैं। तो ये संसाधन की तुलना में अगर मैं कहूं, पहले तो ऐसे सैकड़ों स्कूल थे जहां किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी। अब तो स्थिति ये है कि हम लगभग 9,000 स्मार्ट क्लास बनाने की तैयारी में हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं 9,000 स्कूल हमारा सारे संसाधनों से लेसे, बिजली से लेके सब प्रकार की सुविधाओं से लेसे अभी 9,000 है, पहले भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि पहले बिल्डिंग नहीं था, अब लगभग सारे जगह प्राथमिक शाला, अतिरिक्त कक्ष या अलग अलग कक्ष के रूप में हमने राशि दिए हैं। अभी ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत 400 से ज्यादा नहीं है जहां एकदम सुविधाएं विहीन हो। लगभग सब स्कूलों को हमने बिल्डिंग, जो स्कूल के लिए आवश्यक है, छत हमने दिया है। बहुत सारे जगह पे छत के अलावा सारी व्यवस्था हमने दी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की लगातार बात की जाती है, नए शिक्षा पॉलिसी में भी उन चीजों का स्थान है। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से एक नई बहस छिड़ गई है, आपने भी उस पर संज्ञान लिया कि शिक्षकों से लगभग 22-23 तरह के गैर शिक्षकीय कार्य कराए जाते हैं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो बोलते हैं 22-23 प्रकार के, भाई हम ये कोई
छत्तीसगढ़ से बाहर का कोई काम है क्या? शासन के बाहर का कोई काम है क्या? मैं अगर शासन कर्मचारी हूं तो मुझे तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि शासन की कौन सी नई जिम्मेदारी आएगी जिसमें मैं भाग ले सकूं। हम शिक्षा विभाग के मंत्री तो हम बोलते हैं क्या कि ये तो इरिगेशन का है, हम क्यों जाए भूमि पूजन करने के लिए, तो पीडब्ल्यूडी का रोड है, हम क्यों भूमि पूजन करने जाए, बोलते हैं क्या? शासन मतलब शासन, वैसे शिक्षा मतलब शिक्षा। भाई हमको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, हम शिक्षक हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो जहां गवर्नमेंट को जब हमारी आवश्यकताएं महसूस होगी उपयोग कर सकती है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अभी SIR चल रहा है, भारत की जनगणना चलती है, निर्वाचन काम होते हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे गणना होते हैं, आर्थिक गणना होते हैं जो इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, राज्य के हित के लिए अनिवार्य है। चूंकि सबसे बड़े कर्मचारियों की संख्या हमारे ही है, पुलिस वाला तो हर गाँव में नहीं रहता, और कोई विभाग का हर गांव रहे न रहे ये तय नहीं रहता, लेकिन शिक्षक तो लगभग हर गांव में रहते हैं। और जितना शिक्षक का कोऑर्डिनेशन हो सकता है पालकों से, ग्रामीणों से, वो दूसरे विभाग का नहीं हो सकता। इसलिए शासन ऐसा कोशिश करती है कि कोई ऐसा नया कोई कार्य आए तो उसमें शिक्षा विभाग को साथ में जोड़ने का काम करती है। प्राइवेट स्कूल को लेके हमेशा सवाल उठे कि साहब मनमानी है, मनमर्जी है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या स्थिति आप देख पा रहे हो और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत साफ बोलता हूँ, प्राइवेट स्कूल खोला है तो अपने निजी हित के लिए खोला है, तो वो तो हमेशा चाहेगा कि उसका लाभ कैसे हो। हम उसमें कर सकते हैं, हमने बोला है कि आगामी सत्रों से SCRT से छपी हुई बुकें आप लें, NCERT बुक खरीदें, उसमें जो पालक जैसे चौथी कक्षा का बच्चा है क्लास 4 का, सामान्य अगर वो बुक लेगा, निजी राइटर का बुक लेने जाएगा तो एक बुक कीमत 1200, 800, 700 ऐसा रेट होता है। वही NCERT के बुक अगर लेगा तो 300 रुपये में वो पूरे बुक उसके आ जाएंगे। हमने सारे स्कूलों को कहा है कि आने वाले समय में आप NCERT और SCERT की ही बुक लीजिए, किसी निजी लेखक की पुस्तक को आप मत उपयोग करिए, जिससे लोगों का आर्थिक जो भार पड़ता है वो कुछ हद तक हम कम कर सकें। उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, बेहतर अपन प्रयास करेंगे कि लोगों को प्राइवेट स्कूलों से परेशानी कम हो। CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूल में 25% जो RTE के तहत आरक्षण होना चाहिए, जो लोगों निर्धन छात्रों को सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी क्या स्थिति है? उस पर बार बार सवाल उठता है कि साहब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। CBSE स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो RTE में भर्ती होते हैं, सरकार RTE की पैसा आती है तो उनके खाते में डालते हैं। अभी भी 80 करोड़ रुपया आया और हमने सारे इस प्राइवेट स्कूलों में डाला है। सरकार जो है वो कोशिश करती है कि किसी प्रकार का भुगतान लंबित ना हो, पैसा आने पे हम उनको देते हैं। और आने वाले समय में हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि कोई भी सत्र समाप्ति पहले ही RTE की पैसा उनके खाते में चल दे, जिससे हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी ना हो। 5वीं 8वीं बोर्ड को लेके भी प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोला, क्या सारे स्कूल शामिल हो रहे हैं 5वीं 8वीं बोर्ड को लेके? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो कौन से दिन ज्यादा पढ़ाई करते थे? जब एग्जाम रहता था, एग्जाम के आसपास पढ़ाई करते थे। आप स्कूल में एग्जाम ही नहीं लोगे तो बच्चे कह रहे हैं क्या? अभी ऐसा हो रहा है, 5वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाली संख्या ज्यादा है। 8वीं के बाद तो स्कूल साला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। उसका कारण ये है कि 5वीं 8वीं तक वो ऐसे ही पास हो जाता था, एग्जाम नहीं होने से वो तैयारी करता नहीं था। अब वो 8वीं तक पहले ही होता था कि 5वीं एग्जाम, 3री में एग्जाम, 5वीं एग्जाम, तो वो आदी हुआ करता था पढ़ने का। अब एग्जाम ही नहीं है, पढ़ता नहीं है। अचानक जब वो 9th क्लास पहुंचता है बच्चा, तो वो उसको पहाड़ सा लगता है वो पढ़ाई, और उससे बचने के लिए वो स्कूल छोड़ देता है। तो प्राइवेट स्कूल शामिल हो रहे हैं उसमें? वो तो सब वो ऑलरेडी उनके यहाँ एग्जाम होता है,
प्राइवेट स्कूल में एग्जाम नहीं होता ऐसा नहीं होता है, वहाँ भी होता है। नहीं, बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड परीक्षा की तर्ज पे 5वीं 8वीं को बोर्ड से इसलिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सीबीएसई पैटर्न में चलते हैं। हमारा जो एग्जाम है सीबीएसई के बदले में सीजी बोर्ड में चलता है, तो देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्री स्कूल को लेके भी पॉलिसी बनाई, एक नया गाइडलाइन आपने बनाया, क्या उसमें आरटी का प्रावधान किया गया है कि उसमें भी बच्चों को लाभ मिल सके? प्ले स्कूल का भी नहीं है, सिर्फ 1 से 8वीं तक के बच्चों का है इसमें। लेकिन जो भुगतान शासन करती है उसमें नर्सरी के भी स्कूल और उसके भी नहीं, संख्या शामिल। नर्सरी के बच्चों का नहीं है भुगतान, आरटी का पैसा भारत सरकार क्लास 1 से देती है। कहाँ लेके जाना चाहते हैं शिक्षा को आप? मैं मंत्री बनने के बाद गुजरात गया। गुजरात में लगभग 2.5 लाख स्कूल जो हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बाद में प्राइवेट में शिफ्ट हो गए। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई कि वापस फिर से 2.5 लाख लोग प्राइवेट स्कूल शासकीय स्कूल में है। ये गुजरात ही नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पॉलिसी लाया था, स्थानांतरण नीति उन्होंने एक लाया था कि पति पत्नी में स्थानांतर हो, कोई भी शहर से गांव जाना चाहे तब होगा, गांव से शहर आने ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो नीति से जो ट्रांसफर रुके थे उसमें मैं तो बहुत करीब से हमारे मित्र लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, उनका कहना था कि जो गांव में जो प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं वो बंद होने के कगार पे आ रही है, लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जा रहे हैं। मेरी इच्छा ये है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट में न जाए, कोई शौक से जाएगा तो उसको हम नहीं मना कर सकते। हमारा बच्चों के पास अगर पालकों के पास अच्छा विकल्प नहीं रहता तब मजबूरी में वो प्राइवेट में जाता है, लेकिन अगर हम अच्छा विकल्प दें तो क्यों प्राइवेट की ओर जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, 3 साल का पूरा हमने रोड प्लान बनाए हैं, कैसे बेहतर शिक्षा हो उसके लिए हम काम करेंगे। आत्मानंद स्कूल एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका बड़ा चार्म था कि इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल, कुछ परिवर्तन हुआ, पीएम श्री स्कूल में आपने उसको कन्वर्ट किया, सरकार ने कन्वर्ट किया, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है आप लोगों पे कि साहब आपने आत्मानंद की व्यवस्थाएं बदल दी है जो छात्रों के हित में नहीं है। आत्मानंद पिछली सरकार ने लगाया, लेकिन उसमें कमी थी। कमी ये थी कि उस पूरे योजना को कलेक्टरों के भरोसे दे दिया गया था। स्कूल का बिल्डिंग, स्कूल का टीचर का भर्ती, भुगतान, पेमेंट, उससे क्या होता था, जिस जिले में डीएमएफ है उन्होंने खर्च किया, जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है वो बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। हमने ऐसा सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दिया कि जहां जहां आत्मानंद है आप भर्ती लोकल लेवल पे करें, पेमेंट की व्यवस्था राज्य शासन देगी। तो हमने सुधारने काम किया है, कहीं कोई बिगाड़ने काम नहीं किया है। आत्मानंद स्कूल को पीएम श्री में कन्वर्ट करने से तो वो स्कूल का चार्म और बढ़ जाएगा। पीएम श्री स्कूल में शिक्षक व्यवस्था, लैब व्यवस्था और स्मार्ट टीवी व्यवस्था और बहुत से ऐसे संसाधन है जो स्कूल को स्वाभाविक रूप से मिलेगा। तो वो जो बोल रहे हैं कि आत्मानंद व्यवस्था में बिगाड़ा, ऐसा नहीं है, हमने और दुरुस्त करने का काम किया है। बस्तर में क्या योजना है आपकी शिक्षा के अलग को जगाने के लिए? अभी बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो रहा है। हमारा ये प्लान है कि आने वाले समय में जो नक्सली जो हथियार छोड़ दिए थे, ऐसे परिवार जो नक्सली हिंसा में जिनके परिजन मारे गए, उनके लिए हमारी सरकार ने पहले पोटा की व्यवस्था की थी, वो अस्थायी था। अब चूंकि बस्तर शांति की ओर जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि पूर्णतः उन स्कूलों को बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग दे, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, अच्छा पढ़ाए, आवासीय विद्यालय के रूप में दे, ताकि वो बच्चों का भविष्य हम गढ़ सके। ऐसा हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। स्थानीय भाषा में पढ़ाई की मांग काफी दिनों से चल रही है कि साहब छत्तीसगढ़ी को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। एक विज्ञान विकास केंद्र, विद्या विकास केंद्र बनाए हैं, उसमें 5 चैनल चलते हैं राष्ट्रीय लेवल पे। वो चैनल कालखंडों के हिसाब से चलता है और अभी सारे स्कूलों को हमने कहा है जो हमारा विद्या विकास केंद्र है
उसमें आप जुड़िए, और जुड़ने से वो कालखंड के हिसाब से और उस क्षेत्र की बोली भाषा के हिसाब से भी उसमें पढ़ाई होगी। अभी 5 चैनल चलते हैं, आने वाले समय में लोकल स्थानीय भाषाओं जो आप जो बोल रहे हैं उसमें समझ रहा हूँ, आने वाले समय में हम लोग उसमें भी काम करेंगे। आपकी उपलब्धि पूछती है विपक्ष की, सब क्या है गजेंद्र यादव की उपलब्धि, वो राजनीति में कहाँ सक्रिय थे, ऐसा सवाल क्यों पूछा जाता आपसे? 96 से मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम इकाई होता है बूथ होता है, बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ। दूसरा इकाई होता है वार्ड होता है, मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। वार्ड पार्षद रहा हूँ। वार्ड पार्षद बनने के बाद मैं जिला में रहा हूँ पदाधिकारी। जिला के बाद 3 मोर्चे में अलग अलग काम किया हूँ। किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री 2 बार रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। स्काउट एंड गाइड का मैं 3 साल कमिश्नर हूँ, 3.5 साल। पहली बार भारत में छत्तीसगढ़ को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो राष्ट्रपति ने दिया, मेरे कार्यक्रम में दिया। 3 जम्बूरी हमने किया, लगातार 3 जम्बूरी हमने किया। उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा कर्म बना, 23,000 बच्चे आए। पहली बार छत्तीसगढ़ संस्कृति को हमने पूरे विश्व में दिखाया, कर्मा को मैदान एरिया में। आप जब स्काउट गाइड के कमिश्नर थे तो लोग आपके पीछे पड़े थे, बड़े आरोप लगाते थे साहब बहुत गड़बड़ियां आपने की है। जांच करा ले। 7 साल तो मैं किसी पद में नहीं था। बिल्कुल मेरे बाद कांग्रेस के लोग उसमें बैठे, कांग्रेस सरकार थी, उनका फर्ज बनता था जांच करना चाहिए था उनको, अगर मैं एक चीज गलत किया होगा तो। बल्कि मैं जिन कामों किया उसी काम में ही वो चले, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। 2 साल सरकार को पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कहां तक आप लोग उस टारगेट पे पहुंच पाए जिसके बदौलत आपने जनता को भरोसा दिला के 2023 में सत्ता पे आए थे? हम लोग बोलते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन चलता है। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं अपने विभाग से ले रहा हूं। जिस दिन मैं शिक्षा मंत्री बना, 20 अगस्त को मैं शिक्षा मंत्री का ये लिया हूं, शपथ लिया हूं, और 30 अगस्त तक जितने भी टी संवर्ग के जो हमारे शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन देना था, उनको प्रमोशन हमने दिया। प्रमोशन ऐसा दिया कि उनको बुला के वो जिस स्कूल को सामने बोर्ड में स्कूलों का नंबर है सीनियरिटी के हिसाब से, बिना किसी एक व्यक्ति नहीं बोल पाया कि इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार लेन देन हुआ। 13 साल में कहीं प्रमोशन नहीं हुआ था। पहली बार हमने 10 दिन में प्रमोशन दिया टी संवर्ग को। ई संवर्ग की बात हुई, आज तक प्रचार प्रमोशन नहीं हुआ था। हमने अभी भी प्रचार प्रमोशन किया, 1200 से ज्यादा लोगों को हमने प्रमोशन दिया। एक अभी मैं बोलना चाहता हूं, 2500 शिक्षकों को हमने प्रिंसिपल बनाया या उनको प्रमोशन किया, काउंसलिंग के माध्यम से हुआ। यही कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ लोगों को, लिमिट लोगों को कुछ प्रमोशन उन्होंने दिया था। ऐसा सुनते थे कि ज्वाइंट डायरेक्टर को टारगेट दिया गया था एक जिले से इतना लाख रुपए पहुंचाने हैं। हम 2500 में एक व्यक्ति नहीं बोल सकता, काउंसलिंग के माध्यम से उनके च्वाइस से, उनके सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन हुआ। ये इस सरकार में जो सुशासन की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। अभी लगभग बहुत सारे जिले में हमने नोटरी बनाए हैं, एक भी नोटरी में कहीं विवाद नहीं आया है। बकायदा इंटरव्यू, बकायदा कहीं कोई नहीं बोल सकता कि पहले तो ऐसा होता था कि अपने परिवारजनों को सरकारी वकील बना दिया करते थे, वो नोटरी बना दिया करते थे। एक भी ब्लेम नहीं लगा है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि साहब आपने आते ही महाधिवक्ता बदल दिया। ये प्रोसेस है, आपको मालूम है, बड़े पदों माने रहे 2 साल से ज्यादा लोग रहते नहीं है। हमने तो बदला नहीं, चूंकि पूर्व महाधिवक्ता को कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, चक्कर आ गिर पड़े, उन्होंने स्वेच्छा त्याग पत्र दिया। बल्कि मैं तो कांग्रेस के लोग बोलना चाहते वो अपना याद करें। अपने महाधिवक्ता जो कनक तिवारी जी को उन्होंने हटा के अपने सगे किसी रिश्तेदार को, उन्होंने सतीश वर्मा को महाधिवक्ता रातों रात बना दिया। पूर्व महाधिवक्ता ने जो अभी निवृत्त महाधिवक्ता थे
स्वेच्छा से है, स्वेच्छा से हटे। और जो अभी नए महाधिवक्ता बने हैं, हमने किसी नए आदमी के लाग नहीं बनाए हैं, उसमें जो सीनियर अतिरिक्त महाधिवक्ता को ही हमने प्रमोट किया। अगर कहीं कोई बात रहती तो उसमें भी लोग तुरंत ब्लेम लगा सकते थे। ये इतनी बड़ी नियुक्ति है महाधिवक्ता की, एक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि कहीं हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। 2500 लोगों को हमने प्रिंसिपल बनाए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है शिक्षा विभाग में किसी स्टेट ने इतनी बड़ी संख्या पदोन्नत लोगों को दिया, कहीं कोई बात नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 3 महीने का हमने आपको बताया, फिर 2 साल का सरकार का। देश में और बहुत से राज्य हैं जहां बहुत सारी योजनाएं चल रही, सारी योजनाएं लगभग ठप होते बंद होते जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा डाले हैं, ऐसा कोई महीना नहीं है 5 तारीख से हम 7 तारीख नहीं करते लोगों का पेमेंट डालने में। उनको महतारी वंदन के पैसा लगातार आज 20 किस्त हो गए जारी होते हुए। देश का हमारा पहला राज्य है जहां कांग्रेस समय में उनके वित्तीय कुप्रबंधन के कारण उनको जो भारत सरकार का जो फाइनेंस पैसा जीएसटी की राशि उनको नहीं मिलता था। आज हमारी इतनी बेहतर वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय प्रबंधन है कि पूरा देश का बेहतर वित्तीय प्रबंधन के नाम से हमको 4000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, समाप्त करेंगे। शिक्षकों की भर्ती के आंकड़े पे बड़ी अस्पष्टता है कि साहब इतने की भर्ती होगी, फिर इतने की भर्ती निकली, क्या स्थिति है? अब युवा जो सुनेंगे आपको, उनको क्या संदेश है? जो किसी ने स्टेटमेंट कह दिया और लोग उसको मान रहे हैं, ऐसा ना माने। अभी 5000 शिक्षकों हम भर्ती करेंगे। 5000 में 4708 कुछ पद हम निकाल रहे हैं। ये 300 पद जो हैं ये भी निकलेंगे, लेकिन पहली बार योग टीचरों की नियुक्ति हो रही है, पीटीआई की उसमें नियुक्ति होगी। तो सामान्य जो शिक्षकी काम करने वालों की पात्रता, उनकी योग्यता अलग होती है। और योग, चूंकि योग शिक्षक के रूप में कभी नहीं निकला था, पहली बार योग शिक्षकों की भर्ती होगी, तो उसका हम बाद में निकलेगा, वो भी प्रोसेस में चल रहे हैं। 5000 इस साल हम भर्ती करेंगे। हम लोग चूंकि देखते हैं कि कोई भी विषय रहता है, लोग उसको जाके कोर्ट में लगा देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भर्ती हम विज्ञापन निकाले और कोर्ट में कोई चैलेंज करके वो जो बेरोजगार युवा हैं, जो ताक देख रहे हैं कि नौकरी लगने का, अचानक कोई कोर्ट में लगा दिया और उनकी भर्ती न रुके। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट दायर कर, वो केविएट हमने लगाया है। वहां से जैसे ही हमको अनापत्ति मिलेगा, तत्काल भर्ती प्रक्रिया के नियम, जो भर्ती प्रक्रिया के नियम है उसको हमने लगाया है। जैसे ही वो आ जाएगा वो पब्लिश कर देंगे और वो बहुत जल्द भर्ती होगी। बेहद शुक्रिया आपका, इस व्यस्तता में समय देने के लिए काफी शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।